सोराइसिस, फंगस और एक्जिमा, इसमें तीनों में अगर फ़र्क करें तो कैसे करें? देखिए, सोराइसिस एक इन्फेक्शन नहीं है, एक दूसरे से लगने वाली नहीं है। गो के ये मरूसी हो सकती है ठीक। फैमिली में, एक दूसरे फैमिली मेंबर्स में जेनेटिकली ये आ सकती है, लेकिन ये एक दूसरे से वैसे यानी मुतद्दी या इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं है। तो उसके बीच तो एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। ठीक। दूसरा आपने कहा एक्जिमा। एक्जिमा एक बड़ी ब्रॉड टर्म है। एक्जिमा का मतलब है डर्मेटाइटिस या इन्फ्लामेशन ऑफ द स्किन। वो किसी ठीक। भी वजह से हो सकती है, उसके ढेर सारे कॉजेज हैं। ठीक। एक्जिमा एक बहुत, आप मैं मेरे स्टूडेंट किसी चीज़ का डायग्नोसिस देते हैं ना एक्जिमा, तो मैं कहती हूँ एक्जिमा यानी पूरा चैप्टर एक्जिमा का, मुझे बताओ कौन सा एक्जिमा। तो वो एक्जिमा, आम लोग एक्जिमा, हमारे लोग एक्जिमा को और कहते थोड़ी हैं, सी लेकिन बिगड़ी हुई खारिश को एक्जिमा कहते एक्जिमा, तो वो एक्जिमा एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता हैं। है। ठीक है। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसमें एटॉपिक एक्जिमा है, वो इंटरनली होता है, एक्सटर्नल फैक्टर से वो बिगड़ता है। ठीक है। और कुछ एक्जिमाज ऐसे हैं जैसे कॉन्टैक्ट एक्जिमा, वो बाहर की चीज़ों से, जैसे ये घड़ी मैंने पहनी है तो इसमें अगर निकल होगा तो मुझे निकल से एक्जिमा हो जाएगा। ठीक है। या मैंने कानों में कोई पहने हैं रिंग्स, तो उसमें अगर निकल होगा तो वो मुझे जो है वो एक्जिमा हो जाएगा। इस तरह कई प्लांट से हैं, जो कई प्लांट से आपको एक्जिमा हो जाता है। और ढेर सारी दुनिया में चीज़ें हैं जिनसे वो कांटेक्ट, उसको हम कहते हैं कांटेक्ट एक्जिमा, ठीक। किसी चीज़ के लगाने से एक्जिमा। तो एक्जिमा ये एक डिफरेंट चीज़ है। ठीक है। ठीक है। और सोराइसिस एक डिफरेंट चीज़ है, और दूसरा स्केबीज तो मैंने आपको और बता दिया। सोराइसिस का आजकल इलाज मौजूद है? 100% तो नहीं है। ठीक है। ठीक है। उसमें ये है कि जो पहले कुछ मेडिसिन्स दी जाती थी सोराइसिस के लिए, वो बहुत अच्छी हैं, बहुत इफ़ेक्टिव हैं, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। लेकिन अब चूँकि दुनिया में एक बायोलॉजिक्स दवाइयाँ आ गई हैं, आपको पता ही है, जी। तो उनका आजकल दौर है बायोलॉजिक दवाइयों का। उनका एक बेनिफिट ये है कि वो जो सोराइसिस को जो फैक्टर्स शुरू करते हैं, ये जाके वहाँ टारगेट पे यानी इंटरल्यूकिन के लेवल पे जाके सोराइसिस को टारगेट करता है, और बाकी साइड इफ़ेक्ट्स इन दवाइयों के उतने नहीं होते। लेकिन जो एक सबसे बड़ा फैक्टर है, ये दवाइयाँ सोराइसिस को भी ख़त्म नहीं करती, और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है। तो ये देखें, जो बंदा अफोर्ड कर सकता है डेफिनेटली उनको ये आप फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी दें। ठीक। ठीक है, कि उनके दूसरी जो दवाइयाँ हम देते हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट कम है, तो ये उनको हम दी। लेकिन जो हमारी आम पब्लिक है, उन्होंने फिर भी सोराइसिस का अगर ये महंगा ट्रीटमेंट, फॉर एग्जांपल वो अपनी कोई चीज़ बेच के या अपनी कोई चीज़ ये करके भी ये ले लेते हैं, तो सोराइसिस तो फिर भी ख़त्म नहीं होनी। यानी मैनेजेबल है इसको? यानी कि हाँ, तो फिर भी ख़त्म, तो फिर वो ही मेडिसिन को अगर वो प्रॉपर तरीके से लें, उनके साइड इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज़ किया जाए, तो बेस्ट दवाइयाँ वही हैं हमारे सेटअप में। ठीक। डॉक्टर साहब, दूसरा आजकल हम ये देखते हैं कि फुलबेरी, विटिलाइगो जो है ना, इस तरह की बीमारी भी लोग लेके आते हैं। तो कुछ लोगों को थोड़ी सी स्टार्ट होती है तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवाई नहीं कि सारी एक जैसी हो जाए। हाँ जी, वो फुलबेरी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो ट्रीटेबल नहीं होती, उसका जो है वो इलाज मुमकिन नहीं होता। तो फिर हम कहते हैं जो थोड़ी सी अब तुम्हारी स्किन बची है नॉर्मल, उसको भी वाइट कर देते हैं। तो वो ठीक। काफ़ी ज़्यादा ऐसी मेडिसिन, एक मेडिसिन है वो हम देते हैं जिससे वो बाकी स्किन भी उसकी वाइट। लेकिन जब स्किन उसकी वाइट होगी तो उसको सन प्रोटेक्शन ज़रूर करना है, क्योंकि हमारी स्किन में जो कलर बनाने वाले सेल्स हैं मेलेनोसाइट्स, ये हमारी स्किन को फोटो प्रोटेक्शन करते हैं। तो जब ये ख़त्म हो जाएंगे विटिलाइगो में, तो फिर आपको फोटो प्रोटेक्शन करनी है बहुत ज़्यादा। वो यानी फिर कि आपको आपको केयर करनी पड़ती है उसकी। वो, हाँ, फिर आपने ग्लव्स पहनने हैं बाहर निकलते हुए, चेहरे को ढांपना है आपने, ग्लासेस वगैरह पहनने हैं, और ये सारी चीज़ें आपने करनी, सन ब्लॉक यूज़ करने हैं। ठीक होगा। डॉक्टर साहब, एक्नी, हम्म, आजकल हम देखते हैं कि बच्चा 9-10 साल का भी हमारे क्लिनिकल ट्रायल में लोग लेके आते हैं, तो उनको भी एक्नी स्टार्ट हो जाती है। हम्म। इवन कि पहले हम देखते थे कि 30 या 40s के बाद कम एक्नी आती थी, आजकल वो भी लोग रिपोर्ट हो रहे हैं। तो एक्नी को ट्रीट कैसे किया जा सकता है? एक्नी को पहले तो आपने कैटेगराइज करना है, ठीक है। माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। ठीक है। अगर तो माइल्ड एक्नी है तो वो बहुत ही हल्की ट्यूब से वो ठीक हो जाती है, कई दफ़ा वैसे भी बगैर उसके थोड़ी सी स्किन केयर करे ठीक हो जाती है। लेकिन मॉडरेट और सीवियर को फिर आपने ट्रीट करना है। वो कई दफ़ा लोग ऐसे जो मॉडरेट और सीवियर एक्नी होती है उसको टोटकों से ठीक कर रहे होते हैं, ठीक है। जिसका नतीजा ये निकलता है कि चेहरे पे स्कार्स और पिगमेंटेशन रह जाती है। फिर वो ठीक। बाद में लेटर लाइफ में वो प्रॉब्लम होती, ज़ाहिर है आपको पता ही है कि आपका चेहरा काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी में।
तो बल्कि हर सोसाइटी में ही। तो फिर जब आप फिर वो टेंशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, कि अब ये चेहरे के स्कार्स कैसे ठीक हो। और फिर मैं ये कहती हूँ कि वो स्कार्स 100% कभी ठीक भी नहीं होते। ठीक है। तो इस वजह से अर्ली स्टेज में जब नौजवान लड़के लड़कियों को एक्नी निकलती है तो प्रॉपर उसकी कंसल्टेशन लेनी चाहिए और उसको ट्रीट करना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, रिंकल्स, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं चेहरों पे। एक तो झुर्रियाँ वो हैं जो उम्र के साथ पड़ती हैं, एक उम्र से पहले पड़ जाती है, तो इनका ट्रीटमेंट आज के दौर में कैसे मुमकिन है? वो ऐसे है कि इसको हम जो झुर्रियाँ या हम इसको एजिंग, स्किन एजिंग कहते हैं। इसमें दो तरीके हैं, एक एक्सटर्नल चीज़ों की वजह से एक्सटर्नल एजिंग और एक इंटरनल एजिंग। ठीक है। जो इंटरनल एजिंग है वो तो होनी ही होनी है, वो आपकी जेनेटिक है और वो कुदरत ने आपके अंदर डाली है कि एक वक्त आएगा कि आप सदा आपकी स्किन और आपकी एक जैसी नहीं एक रहेगी। जैसी, आपकी हड्डियाँ, आपके जोड़, आपकी हर चीज़ ऐसी नहीं रहेगी, आपका मैदा, वो तो आपने वक्त के साथ साथ आपका होना है। दूसरा आपकी स्किन एजिंग है और दूसरा एक्सटर्नल चीज़ें। एक्सटर्नल चीज़ों में जो आप स्किन एजिंग में ज़्यादा रोल प्ले करते हैं वो आपकी सनलाइट है, जिसके लिए अब आप सन ब्लॉक वगैरह यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रेस है ज़िंदगी में, ये स्ट्रेस अगर आप हर वक्त ही अपनी आंखें ऐसे ऐसे रखेंगे या माथा गुस्से में रहेंगे या वो उस तरह स्ट्रेस में, तो आपके चेहरे पर रिंकल, जिनको हम डायनामिक रिंकल्स है, एक तो स्किन में छोटे बारीक रिंकल्स हैं, एक डायनामिक रिंकल्स, ठीक है। वो आपके रिंकल्स रहेंगे। तो ये चीज़ें आप एक्सटर्नल एजिंग में कम करें और इंटरनल एजिंग तो होनी है। और तरीके जो एंटी एजिंग है काफ़ी ज़्यादा है, अब तो ठीक। पर बहुत ज़्यादा एडवांस जा चुके, बड़े काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें केमिकल पीलिंग से स्टार्ट होते हैं, माइक्रो नीडलिंग है, लेज़र्स हैं, बोटॉक्स फिलर्स हैं, थ्रेड्स आ गए हैं, जो नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट, जो पहले सर्जरी से लोग अपना स्किन, ढलकी हुई स्किन का इलाज करते थे, अब जो है वो काफ़ी ज़्यादा और चीज़ें काफ़ी इसमें जो है वो एडवांस हो चुकी है। लेकिन इसमें भी 100% नहीं होता, आप बेहतर हो जाते हैं और ये कॉन्टीन्यूस आपको फिर कराने होते हैं ताकि फिर आपकी जिल्द जो है वो, या आप इतनी उम्र के ना लगें जितने के आप हैं। ठीक। डॉक्टर साहब, हाइपर पिगमेंटेशन, जी ये हम देखते हैं प्रेगनेंसी के दौरान भी लोगों को ज़्यादा होती है और आम आजकल तो मेल्स के अंदर भी ये बहुत देखी जा रही है, तो जी। इसका तरीका इलाज क्या होगा और इससे बचाव कैसे मुमकिन? पहले तो वही बात है कि इसका कॉज देखना पड़ेगा कि क्या ट्रीटमेंट है। ख़वातीन में जो हमने देखा है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। उनका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का कॉज क्या है उसको ठीक करना है। मेल्स में लिवर डिजीज़ेज़ कुछ ऐसी हैं जो मुलाजमा करती हैं, वो हमें देखनी होती हैं। और ये सारी चीज़ें देखने के बावजूद भी कई लोगों में मुलाजमा होता है। ठीक है। ठीक है, उसको सबसे पहले हम कुछ टॉपिकल ट्रीटमेंट लगाने वाली दवाइयों से उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर वो ज़रा डीप हो जाए या पुराना हो जाए या ज़्यादा गहरा हो जाए, कई दफ़ा वो उनसे उनका उसका रिस्पॉन्स नहीं आता, फिर दूसरे तरीके हैं, केमिकल पीलिंग है, लेज़र्स हैं, और वो ऐसे तरीक़ों से। लेकिन ये बहुत, मैं कहूँ, रेजिस्टेंट है ये हमारे लिए। हम कहते होते हैं कि हाय मुलाजमा, मुलाजमा हम इसको कहते हैं पिगमेंटेशन का, तो हम कहते हैं कि ये मरीज़ हमारे पास ना आए, ठीक नहीं हो रहा क्योंकि होता ये जो है ये इसको कई दफ़ा ठीक भी हो जाता है, मतलब, लेकिन वो उस तरह आप कह लें जैसे डेफिनेट ट्रीटमेंट इसका कोई है कि आप में कहें कि एक एंटीबायोटिक दी या एक दवाई दी तो ठीक हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें काफ़ी ज़्यादा मसले हो जाते हैं।